नमस्कार है सभी को। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में हम पाठ पढ़ रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी। कविता है आपकी जो कि प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। तो उस कविता को हम पढ़ रहे हैं। तो हमने विभिन्न भागों को पढ़ा है। भाग 3 तक हमने समझ लिया है, ये भाग चौथा है। चौथे भाग में अब हम जो छूटा हुआ भाग है जो अब तक नहीं पढ़ा था उस भाग को हम समझेंगे। उससे पूर्व में एक भाग जो है पाठ परिचय समेत है फर्स्ट, उससे भी पहले सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय है। फिर सेकंड में हमने इसके आगे का दूसरा पद्यांश है वो पढ़ा। अब हम ये वाला पढ़ेंगे। देखिए, झांसी की रानी जो कि जिनका झांसी राज्य है वो अंग्रेजों ने छीन लिया था और अंग्रेजी जो है झंडा है वो झांसी के ऊपर लहरा दिया था। वहीं झांसी की रानी महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात आहत तो थी ही, ऊपर से संतान भी नहीं थी। तो गोद निषेध प्रथा या दत्तक निषेध प्रथा है वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू कर दी थी, जिसके कारण रानी वेदना में थी, शोक में थी। एक तो पति का गुजर जाना और दूसरा संतान का नहीं होना। ऐसे में लाचार रानी, और जब अंग्रेजी राज्य का झंडा झांसी के ऊपर लहराया तो पूरा झांसी है वो मान अपमान के दुख से भरा हुआ था, शोकग्रस्त था, वीरानी छाई हुई थी। वहीं रानी के अंदर भी जो है दुख के बादल है वो छट ही नहीं रहे थे। तो हम आगे समझते हैं। देखिए, कवित्री कहती है कि कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंध पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, यहाँ पर कवित्री कहती है कि कुटियों में थी विषम वेदना, अर्थात कि जब झांसी के ऊपर अंग्रेजी राज्य का झंडा लहराया या झांसी को गुलाम बना लिया गया अंग्रेजी शासन के माध्यम से, और वहीं राजा की मृत्यु हो जाना और रानी की निसंतान होना या संतान नहीं होना, ऐसे में जो है रियासत है वो सूनी हो चुकी थी। झांसी रियासत है वो वीरान हो चुकी थी। इसके साथ ही अंग्रेजी राज्य के झंडे के लहराने से जो है समस्त झांसी वो अंग्रेजों की गुलाम बन गई थी। तो कुटियों में विषम वेदना थी, यानी जो साधारण गरीब वर्ग के लोग थे जो कि उस रियासत के अंतर्गत रहते थे, उनके अंदर वेदना या दुख, विषम दुख या विषम वेदना यानी बहुत जबरदस्त दुख या शोक का जो है माहौल था। महलों में आहत अपमान, वहीं झांसी के महलों में भी अपमान है वो दुख से भरा हुआ अपमान है वो रानी सहन कर रही थी। अगर दूसरी तरफ हम इसी पॉइंट को देखें तो जिन जिन राज्यों के ऊपर अंग्रेजी जो है अंग्रेजी शासन का झंडा लहरा गया था, वहाँ की उन सभी रियासतों के अंदर विषम वेदना का माहौल था और महलों में जो है अपमानित जो है शासक गण है वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। जनाना जो स्त्रियां थी वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी और जो शासक उनके अधीन आ गए थे और वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो अपने महलों में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। कारण था कि उनके राज्य के ऊपर अंग्रेजी शासन का झंडा लहरा गया था। उनके राज्य है वो अंग्रेजी शासन के गुलाम बन चुके थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। वीर सैनिक जो कि उस राज्य के हिस्से थे, उन राज्यों के अंतर्गत थे जिन्होंने इन रियासतों के अंतर्गत सेना की कमान संभाली थी, सेना का हिस्सा जब रहे थे, तो उनके मन में उनके पुरखों ने जो बलिदान दिया था, उनके पुरखों ने जो अपनी रियासतों के लिए जो वफादारी रखी थी, उन वफादारी को याद करते हुए उनके मन में जो है अभिमान था कि हम उन पुरखों की संतान हैं जिन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने राजा जी के लिए या अपने राज्य के सम्मान के लिए अपने आप को जो है बलिदान कर दिया। तो उस बलिदानी समर्थन के आधार पे उनके मन में जो है अपने पुरखों के प्रति है वो सम्मान का भाव था। नाना धुंध पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। नाना धुंध पंत जिन्हें पता चल गया था कि अब अंग्रेजी शासन की जो है
गुलामी नहीं सहन की जा सकती तो नाना धुंधुपत भी युद्ध की तैयारी कर रहे थे और वो सब युद्ध का सामान है वो जुटा रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। जब झांसी के ऊपर अंग्रेजी शासन का झंडा लहरा दिया और ऐसे में झांसी की रानी उस समय तो कुछ कर नहीं पाई, अपमान और शोक से ग्रसित होकर चुपचाप अपमान को सहन किया। लेकिन अब उसके मन में जो है खून खौल उठा और वो अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रणचंडी का रूप धारण कर लिया। यानी उसने युद्ध का आह्वान कर दिया कि अब मैं लड़ूंगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगी, अपने रियासत के लिए लड़ूंगी, या जो राज्य झांसी का था उस जनता के लिए मैं लड़ूंगी जो मेरी झांसी की जनता है, और अपने पुरखों के सम्मान के लिए मैं लड़ूंगी कि मैं आसानी से झांसी को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। आखिरकार उन्होंने यज्ञ का आह्वान कर दिया। यज्ञ का आह्वान किया और उन्होंने जो है अंग्रेजों का सामना करने की सोची। यहाँ पे यज्ञ कहा गया, यज्ञ यानी कि आहुतियाँ, जिसमें हम आहुति देते हैं, हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुतियाँ देते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा यज्ञ था जिसमें अनेकों लोगों की बलिदान होने की संभावना थी। ये एक ऐसा यज्ञ था जिसमें स्वतंत्रता का यज्ञ था, जिसमें जो है बलिदान ये यज्ञ मांग रहा था। तो ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई ने ये बलिदान का यज्ञ प्रारंभ किया। सोई ज्योति जगानी थी कि अब तक जो भारत के राज्य सोए पड़े थे, जो अपने अधिकारों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो ऐसे ही उनके अंदर जो एक चेतना का संचार करना था वो रानी ने इस यज्ञ के माध्यम से किया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वहीं कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान ये कहती है कि बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह, यानी जो वीर बहादुर जो सैनिक थे जिन्होंने हर हर महादेव का जय घोष किया था, उनके मुंह से अक्सर हमने झांसी की रानी की कथाएं सुनी हैं, शौर्य गाथाएं सुनी हैं, कीर्ति गाथाएं सुनी हैं कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वो तो मर्दों के समान लड़ने वाली एक वीरांगना थी, जिसने जो है पुरुषों के समान है वो अंग्रेजों के खिलाफ है वो लड़ी थी। ऐसी मर्दानी वो झांसी वाली रानी ही थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री ये कहती है कि महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, अर्थात महलों ने आग दी, यानी इसमें सभी तरह के लोग शामिल हो गए, अमीर और गरीब, धनी और निर्धन, शासक और रंक या राजा और रंक। तो महलों ने दिया कि महल के शासक लोग भी इसमें शामिल हो गए। झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यानी दोनों ही लोग, चाहे वो झोंपड़ी में रहने वाले थे चाहे वो महलों में रहने वाले थे, दोनों के मन में जो है स्वतंत्रता के लिए चिंगारी अंदर सुलग रही थी और वो अपने मन से भेदभाव भुला दिया, राजा और रंक का भेदभाव भुलाकर वो सब अपने पुराने मतभेद भुलाकर वो एकजुट हो गए। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी कि अब लोगों के मन में, अब भारतीय जनता के मन के अंतर्मन से, यानी उनके हृदय से, उनके मन से अब इस गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए उनके मन में चिंगारी है वो जन्म ले चुकी थी। वो सिर्फ अब ज्वाला जो है के रूप में भड़कने वाली थी, या ज्वाला के रूप में भड़क उठी थी कि ये एक ऐसी चिंगारी थी जो अब तक वो गुलामी की बेड़ियों में लिपटे हुए थे, अब तक गुलामी को वो सहन कर रहे थे, अंग्रेजी शासन के भेदभाव को, उनके अत्याचार को सहन कर रहे थे। लेकिन जब बार बार ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे थे कि रियासतों को जब्त किया जा रहा था, साम्राज्यवादी नीति के जरिए लोगों की जो है स्वतंत्रता के ऊपर है वो अंग्रेजी शासन है वो मुसीबतें ढा रहा था, वो बाधाएं लगा रहा था, उनकी स्वतंत्रता में खलल डाल रहा था। इसके चलते लोगों के मन में, जनता के मन में, उनके अंतरतम के अंदर से चेतना जागी और वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। और इसके चलते झांसी चेती यानी चेतना का संचार हो जाना, जाग जाना। झांसी चेती, दिल्ली चेती, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई चेत गई, वो अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ी हुई। दिल्ली चेती, दिल्ली में बहादुर शाह जफर था, ठीक है, जो कि मुगल सम्राट।
द्वितीय बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल सम्राट था, सेकंड। तो झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। लखनऊ के अंदर जो है वाजिद अली शाह था, लखनऊ का शासक था वाजिद अली शाह, और कुशासन और भ्रष्टाचार के आधार पे जो है लखनऊ के इस वाजिद अली शाह जो शासक था, नवाब था, उसे यहाँ से हटा दिया अंग्रेजों ने और कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। वाजिद अली शाह को बंगाल के अंदर निर्वासित जीवन जीने के लिए उसे पेंशनर बनाकर भेज दिया गया, लेकिन वाजिद अली शाह की बेगम थी जिसका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल वो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो गई। उस समय हजरत महल का पुत्र छोटा था जिसका नाम था बिरजिस कद्र, ठीक है। बिरजिस कद्र जो कि अल्पायु था, लेकिन अवध की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल ने बिरजिस कद्र को लखनऊ का जो है नवाब घोषित कर दिया। और इस प्रकार से हर राज्य अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा हुआ। तो झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, कि हर जगह अब जो राज्य जो अंग्रेजों की इस हुकूमत से परेशान हो चुका था, चाहे वो कानपुर हो चाहे वो मेरठ हो, कानपुर में नाना साहब थे, पटना ने भारी धूम मचाई थी। इसके साथ ही जो जबलपुर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के कुछ राज्यों के अंदर भी यही स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि जहां जहां अंग्रेजी राज्य ने अत्याचार या अनाचार की दृष्टि डाली थी, वहाँ के राज्यों ने अब चेतना लौट आई थी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने की ठानी और इस प्रकार से झांसी के माध्यम से सभी राज्यों के अंदर है अपने अधिकारों के लिए लड़ने की चेतना है वो जागृत हुई। तो जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी कि इन राज्यों को देखकर दूसरे छोटी छोटी रियासतों के अंदर भी जो है अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए उन्होंने भी कुछ हलचल करना शुरू कर दिया था, यानी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने भी अब जो है कह सकते हैं कि कमान संभालनी शुरू कर दी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री ये कहती है कि बुंदेलखंड के हर वीर पुरुष के मुंह से, हर सैनिक, बहादुर सैनिकों के मुंह से जो कि रणभूमि में हर महादेव का जय घोष करते हुए जाते थे, उन सभी वीर पुरुषों ने महारानी लक्ष्मीबाई की जो है काफ़ी प्रशंसाएं की हैं। उनकी कीर्ति और यश गाथा के बारे में कहा है कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि वो तो मर्दों के समान लड़ने वाली रानी थी, और ये मर्दानी कोई और नहीं बल्कि झांसी वाली रानी थी। कवित्री आगे कहती है कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। यहाँ वीरवर से तात्पर्य है कि वीर पुरुष, ठीक है, वीर पुरुष जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने आप को बलिदान दिया। कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, ये ऐसा महायज्ञ था जिसमें ये महायज्ञ बलिदान मांग रहा था, जो कि आज़ादी का बलिदान मांग रहा था, आज़ादी के लिए बलिदान मांग रहा था। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को देश के लिए शहीद कर दिया, अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया, इस राष्ट्र के नाम अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत पातातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान, भारत के इतिहास गगन में रहेंगे, अमर रहेंगे जिनके नाम। नाना धुंधुपत, जिनके नाना साहब, जो कि उस समय कानपुर की जागीर थी नाना साहब के पास, और नाना साहब ने अंग्रेज़ों के खिलाफ है वो नेतृत्व संभाला। इसके अलावा तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला शाह, इसके अलावा अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह, जो कि बिहार के जगदीशपुर आरा के शासक थे या ठाकुर थे, जमींदार थे बड़े। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति है वो अपने आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, तो ये सब इन्होंने सब ने जो है अंग्रेजी शासन के खिलाफ है वो कमान संभाली, और भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, कि इन्होंने अपना योगदान दिया और इस आज़ादी की बलिवेदी पर वो अंग्रेज़ों के खिलाफ डटे रहे, शहीद हो गए। भारत के इतिहास में ऐसे लोग हैं वो अमर रहेंगे जिनका नाम है भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, वो आज भी अमर है, उनके नाम है अमर रह गए। उनके शुभ कृत्यों के माध्यम से वो देश के लिए बलिदान हो गए और उन्होंने अपने आप को
देश के लिए शहीद कर दिया। तो ऐसे वीर पुरुषों को, ऐसे वीर वरों को जो है कवित्री याद करते हुए कहती है कि वो इतिहास में अपना नाम है वो अमर कर गए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। अब इन्होंने ये वीरवर, ये वीर पुरुष, ये महान जो क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े हुए थे, वो उस समय अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े हुए थे, तो ये विरोधी थे। और अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ये इनका जो विद्रोह था, इनका जो विरोध था, ये जुर्म कहा जाता था। अंग्रेजी शासन की भाषा में ये जुर्म था कि जो है ये वो लोग थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो ये विरोधी थे, तो अंग्रेज़ों ने इसे जुर्म का नाम दिया, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जिन्होंने कमान संभाली थी। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, कि उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत आज अंग्रेज़ों की नज़र में जुर्म थी। और उसके चलते जो है अंग्रेज़ों ने तात्या टोपे को फांसी दे दी और बाकी कई लोग हैं वो अलग अलग तरीके से देश के लिए काम आ गए। ठीक है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। वहीं कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड का हर महान पुरुष, हर वीर पुरुष, जो हर सैनिक के मुँह से हमने झांसी की रानी की कीर्ति गाथाएँ सुनी थी कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि मर्दों के समान रणभूमि में जो है लड़ने वाली मर्दानी थी, या मर्दों के समान लड़ने वाली स्त्री थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे गजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि हमने अब तक तो भारत के सभी लोगों के बारे में बात की है, कि जगह जगह से तात्या टोपे, नाना धुंधुपद है, चतुर अजीमुल्ला शाह है, इसके अलावा अहमद शाह मौलवी है, कुंवर सिंह है, तो ये तो विभिन्न भागों से भारत के कोनों कोनों से थे। लेकिन अब कहते हैं कि पुनः हम झांसी की तरफ चलते हैं कि झांसी के अंदर क्या हाल था। झांसी, तो हम इनकी गाथा छोड़ते हैं कि इनके बारे में बात करना अभी बंद करते हैं, कि चलें हम झांसी के मैदानों में जाकर देखते हैं कि झांसी के अंदर क्या हाल है। कि कवित्री कहती है कि जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, कि झांसी के रणभूमि के अंदर लक्ष्मीबाई है वो अपनी सेना के साथ आकर डट गई है, मर्द बनी मर्दानों में, कि मर्दों के साथ खड़ी है। और वो भी कैसे मर्द बनी हुई, यानी उन्होंने जिरे बख्तर पहन लिया है और पुरुषों के समान कपड़े पहन लिए हैं, और साथ ही साथ अपने आप को, अपने जज्बे को संभालती हुई, अपनी जो है वीरता को दिखाती हुई, हाथों में तलवार लेकर वो मर्दों के बीच में मर्द बनकर खड़ी हो गई है, अपने अधिकार की रक्षा के लिए, अपनी रियासत की रक्षा के लिए, अपने जनता की रक्षा के लिए वो अंग्रेज़ों के खिलाफ है वो खड़ी हो गई, रणभूमि के बीच में आकर डट गई है। और अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लेफ्टिनेंट वॉकर है वह आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, कि दोनों आमने सामने सेना थी, एक तरफ झांसी की सेना थी, दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना थी। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमान में, और इस प्रकार से लेफ्टिनेंट वॉकर और रानी के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई, और रानी ने बुरी तरह से युद्ध किया, हुआ द्वंद्व आसमानों में, यानी जो है आसमानों से तात्पर्य है कि तलवारें हैं वो खनक उठी थी और तलवारों की ज्योति है वो दिखाई दे रही थी। तो इस प्रकार से तीव्रता के साथ युद्ध हुआ अंग्रेजी सेना के मध्य और झांसी की सेना के मध्य, और साथ ही साथ दोनों ही नेतृत्वकर्ता आपस में जो है युद्ध करने लगे, चाहे वो लेफ्टिनेंट वॉकर हो या फिर रानी लक्ष्मीबाई, और इस प्रकार से युद्ध है वो तीव्र गति से चलता रहा। जख्मी होकर वॉकर भागा, रानी की हालत ऐसी वीरांगना जैसी थी कि महारानी ने वॉकर को जख्मी कर दिया। अब वॉकर को लगा कि यहाँ पे टिकना आसान नहीं है और वो पीठ दिखाकर रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। कि जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि वॉकर को ये आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि एक स्त्री उसका सामना कर पाएगी, लेकिन वो शीघ्र ही जख्मी हो गया। रानी ने उसे जख्मी कर दिया। उसे अजब हैरानी थी कि उसे अजब हैरानी इसलिए थी कि वो
एक स्त्री के हाथों जख्मी हो गया था, एक रानी के हाथों जख्मी हो गया था। उसने ऐसा अदम्य साहस, ऐसी वीरांगना को उसने रणभूमि में पहली बार लड़ते हुए देखा था और उसे इस मर्दानी के अदम्य साहस को देखकर वो अजब हैरान था, उसे अद्भुत लग रहा था, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था और वो अपनी जान बचाकर युद्ध भूमि में से भाग खड़ा हुआ। और वहीं कि बुंदेलखंड के हर पुरुष के मुंह से, हर वीर पुरुष के मुंह से, हर बहादुर सैनिक के मुंह से, जो हर हर महादेव का जयघोष करते हुए रणभूमि में लड़ने जाते हैं, उनके मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की जो है यश गाथाएं, कीर्ति गाथाएं सुनी हैं कि वो मर्दों के समान युद्ध में लड़ने वाली मर्दानी रानी थी। वो कोई और नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। प्रथम जो युद्ध की मुठभेड़ हुई उसमें रानी को विजय मिली, क्योंकि वॉकर है वो भाग खड़ा हुआ और अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब अंग्रेजी सेना का दूसरा हिस्सा आ गया। अंग्रेजी सेना बहुत अधिक मात्रा में थी, तो एक टुकड़ी आई, वो हार के चली गई। दूसरी टुकड़ी जिसमें जनरल था, जनरल जो कि सेना का सबसे बड़ा जो पद होता है, तो प्रमुख पद होता है जनरल, ठीक है, तो उसके जनरल स्मिथ सम्मुख था। अब जनरल स्मिथ है वो आ गया अपनी सेना के साथ, लेकिन उसने भी मुंह की खाई। उसकी भी रानी की सेना के आगे कुछ नहीं हो पाया, वो भी जो है मुंह की खानी पड़ी। काना और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। ये दोनों सखियां थी रानी की, काना और मुंद्रा। प्रश्न पूछा भी जाता है 1 नंबर का कि रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध के क्षेत्र में भाग लेने वाली या युद्ध के क्षेत्र में जो है साथ देने वाली 2 प्रमुख सखियां कौन कौन सी थी, तो आपको नाम याद रखना है, काना और मुंद्रा। ये दोनों रानी की सखियां थी और ये दोनों भी वीरांगनाएं थी कि वो भी मर्दों के समान रानी के साथ है जो है रणभूमि में लड़ रही थी। कि काना और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। ये दोनों सखियां भी युद्ध क्षेत्र में अपना जो है कह सकते हैं कि अपनी वीरता है वो दिखा रही थी और रानी के साथ ही, रानी के समान ही डट कर है वो अंग्रेजों का मुकाबला करी थी और रानी के साथ है वो सच्ची सहेलियां बनके युद्ध कर रही थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी कि काना और मुंद्रा ने भी रानी के समान ही, महारानी लक्ष्मीबाई के समान ही पूरी तरह से अंग्रेजी सेना को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। भारी मार मचाई थी कि दुश्मन को नाको चने चबवा दिए थे इन दोनों ने। तो ऐसी स्थिति में जनरल स्मिथ भी जो है उसने भी मुंह की खाई और वो भी भागने ही वाला था कि यहाँ पे रानी का दुर्भाग्य था कि पर पीछे यूरोज आ गया, कि अंग्रेजी सेना का तीसरा हिस्सा, तीसरा मोर्चा है वो वहाँ पर आ गया और उसका नेतृत्व जो कर रहा था वो अंग्रेजी सेनापति यूरोज कर रहा था। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। सामने स्मिथ था, दूसरी तरफ से यूरोज हो गया और रानी है वो घिर गई यानी घेरे में आ गई, यानी सैन्य घेरा जो चारों तरफ से अंग्रेजी सेना ने बना लिया था वो चारों तरफ से घिर गई, दोनों तरफ से घिर गई। अब रानी क्या करती कि हाय घिरी अब रानी थी। ये रानी का दुर्भाग्य था कि एक वीरांगना और उसकी सखियां जो और इसके साथ वीर पुरुष जो रणभूमि के अंदर लड़ रहे थे वो अंग्रेजी सेना के दोनों ओर से घिर गए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि वहीं जो कवित्री ये कहती है कि बुंदेलखंड के हर वीर पुरुष के मुंह से रानी की कीर्ति गाथाएं सुनी थी, जो कि जयघोष करते हुए रणभूमि में जब युद्ध करने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मर्दों के समान लड़ने वाली स्त्री और कोई नहीं बल्कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी। और वो उस वीरांगना की यश गाथाएं करते हैं, उससे वो सीखते हैं कि वो एक स्त्री हो के, एक नारी हो के रणभूमि में जो है अपने शौर्य दिखा सकती हैं। तो हम पुरुष हैं तो हम तो लड़ ही सकते हैं। तो ये बात है कि वो भी पुरुषों के समान, मर्दों के समान लड़ने वाली, उसे मर्दानी की संज्ञा है वो कवित्री ने दी है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही लिया है, उसके बाद नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।